नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। उम्मीद करते हैं आपकी पूरी तरीके से स्वस्थ और फिट होंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून दौरा जल्द हो सकता है। जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते या 13 अप्रैल के आसपास उनका कार्यक्रम तय हो सकता है। इस दौरे की सबसे एक खास बात यह है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 11,970 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद दिल्ली से देहरादून तक का सफर महज 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर उपेंद्र सिंह ने कहा है कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री के दौरे का इंतजार कर रही है। उनका कहना है कि जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं वे नई योजनाएं लेकर आते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में के विकास में काम में तेजी चल रही है। अब देखना यह होगा कि ये फाइनल कब तक होता है, लेकिन उम्मीद है कि इससे उत्तराखंड को बड़ा फायदा मिलेगा। तो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली देहरादून का सफर होगा और भी ज्यादा आसान, और अब 2.5 घंटे का सफर पूरा किया जा सकेगा और प्रधानमंत्री के आने की उम्मीद बताई जा रही है कि वो अप्रैल के पहले सप्ताह या फिर 13 अप्रैल के आसपास वहां पर आ सकते हैं और नई योजनाएं जनता को सुपुर्द कर सकते हैं। जिस तरीके से उनके आने की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं, वे नई योजनाएं लेकर आते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये सरकार जिस तरीके से विकास कर रही है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके से सफर और भी आसान बनेगा। प्रधानमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है उत्तराखंड का, और उत्तराखंड की जनता बेसब्री से अपने प्रधानमंत्री जी की प्रतीक्षा में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह उत्तराखंड वासियों पर समय समय पर बरसता रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। उत्तराखंड जैसे प्रदेश के प्रति उनका विशेष लगाव और देश के प्रथम राज्य की प्रगति में उनका सहयोग और उनकी दूरदृष्टिता से आज उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ रहा है और एक प्रगतिशील राज्य और पूर्ण विकसित राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री भी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने में दिन रात लगे हुए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत जल्द ही उत्तराखंड में दौरा होगा। समस्त उत्तराखंड की जनता उनके स्वागत के लिए तैयार बैठी है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने अगाध प्रेम और अटूट विश्वास का प्रदर्शन किस रूप में करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड में स्वागत है। आप आएं और उत्तराखंड वासियों को आपके स्नेह से रूबरू होने का मौका मिले, इसी आशा के साथ उत्तराखंड की जनता आपका इंतजार कर रही है। श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है उत्तराखंड की धरती पर। अभी तो आए थे कुछ महीने पहले, मगर ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी धामी जी से कुछ नाराज चल रहे थे। धामी जी बार बार उनके पास जा रहे हैं और ये साफ है कि अब ये बातें कि वो आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं करा जा रहा है। और जिस हाईवे के उद्घाटन की बात करी जा रही है, वो पहले उद्घाटन क्यों नहीं किया। अब चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा सब कुछ चुनावी मोड में रहेगा, लेकिन क्या अब वो आ रहे हैं कुछ खुशखबरी देने के लिए जनता को, क्योंकि अंकिता भंडारी के मुद्दे पे उनसे जवाब चाहिए। जो वीआईपी के तौर पर नाम आए हैं गट्टू बट्टू अट्टू के, इन्हीं के नेताओं के द्वारा उनके ऊपर जवाब दे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी बताए कि पलायन क्यों नहीं रुक पा रहा और क्यों भारतीय जनता पार्टी की अंदर की जो गुटबाजी है उसके कारण से हमारी जनता कर रही है त्राहिमाम। युवा पूछ रहा है सवाल, महिला पूछ रही है सवाल और उत्तराखंड की जनता पूछ रही है उनसे सवाल। सबसे खास बात यह रही कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाना तय हुआ है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 11,970 करोड़ रुपए बताई जा रही है और एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर महज 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अप्रैल में देहरादून में आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जहां एक तरफ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा है कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री के दौरे का इंतजार कर रही है।
इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुष्कर सिंह नेगी, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड। पुष्कर जी, क्या लग रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के आने से प्रदेश को बड़ी सौगात मिलेगी? बिल्कुल। देखिए आशुतोष, आपने सही कहा कि जब प्रधानमंत्री का जो पहले रूप में जो अप्रैल का जो महीना लगेगा, उस समय जो है देहरादून आने का जो है कार्यक्रम है। और उसके बाद ही जो दिल्ली देहरादून हाईवे जो बना है, ये 11,000 करोड़ से अधिक की इसकी लागत है। इसका यहाँ पे उद्घाटन करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी जो इसका उद्घाटन का कार्यक्रम था नहीं हो पाया, क्योंकि कार्य पूरा इसमें नहीं हो पाया था। लेकिन अब जो है उसका जो नेशनल हाईवे है, इसका जो दिल्ली देहरादून का जो नेशनल हाईवे इसमें बन चुका है, अप्रैल में यहाँ पे पहुंचेंगे। और 2.5 घंटे का सफर लगभग जो है 2.5 घंटे में आप देहरादून के लोग जो है दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली के लोग जो है देहरादून पहुंचेंगे। हालांकि उत्तराखंड सरकार जो है पहले से ही जो है इसकी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन अब जो है जब चुनावी वर्ष में चुनाव में जाना है और उसके बाद जो है तब अगर जो एक्शन मूड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हों या जो कैबिनेट मंत्री बने हों, तमाम सारे लोकार्पण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। उसी के उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अभी जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो यानी कि अप्रैल के पहले हफ्ते में यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद जो है 19 तारीख के बाद, क्योंकि जो है चारधाम यात्रा भी हमारी शुरू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक सौगात जो है उत्तराखंड वासियों को जरूर जो है मुख्यमंत्री भी इसमें साथ रहेंगी, प्रधानमंत्री रहेंगे, तमाम सारे बड़े नेता इसमें आएंगे। हो सकता है कि यदि अप्रैल माह में यहाँ पे पहुंचेंगे, इस हाईवे का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद जो है जनता को समर्पित हो जाएगा। 2.5 घंटे में जो दिल्ली का सफर होगा, हालांकि किस तरह का सफर होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा अफसोस। लेकिन अभी से जो है चुनावी मूड में जो है भारतीय जनता पार्टी हमको देखने को मिल रही है उत्तराखंड में। जी पुष्कर सिंह धामी जी, पुष्कर सिंह नेगी जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले से ही वो चुनावी मोड में रहते हैं और जिस तरीके से वो जनता को सौगातें देते आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि 2027 की चुनावी बिसात वो बिछाने की तैयारी में है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा तो कि आपने देखो हल्द्वानी में जब राजनाथ सिंह आए थे और हरिद्वार में जब जो है अमित शाह जी आए थे, अब देहरादून में जो है मुखिया जो है प्रदेश के मुखिया पहुंचेंगे, देश के मुखिया पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो है 2027 के चुनाव में जो है अपना रुख जो है तैयार कर चुकी है। और हालांकि जिस तरह से आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है हर चुनाव लड़ना जानती है, हर चुनाव लड़ाना जानती है और किस तरह से चुनाव कितना जानती है वो सब जानते हैं। लेकिन उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में 2027 में जो है बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, चाहे आप कुंभ की बात कर लीजिए, चाहे आप जो है नंदा राज्य होनी है और चुनाव होना है, तो 3 बड़े कार्यक्रम हैं। तो हालांकि प्रधानमंत्री जब पहले सप्ताह में यहाँ पे पहुंचेंगे और देहरादून उत्तराखंड वासियों को सौगात देंगे, जो दिल्ली और देहरादून का जो रास्ता 7-8 घंटे लग जाते थे उसका जो है 2.5 घंटे में आप सफर करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक चुनावी मूड हम कह सकते कि उत्तराखंड सीधे सीधे जो है चुनावी मूड में 2027 के चुनाव के मूड में हमें देखने को मिला, क्योंकि बड़े बड़े केंद्र से राजनाथ सिंह पहुंचे, उसके बाद जो है अमित शाह पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले, तो कहीं ना कहीं चुनावी मूड में भारतीय जनता पार्टी हमको उत्तराखंड में दिख रही है। अब तो जिस तरीके से देहरादून का एक्सप्रेस वे बनकर तैयार होगा, और इसके साथ ही पुष्कर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आगे जुड़ने के लिए। अगली खबर, उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। कई बड़े नेता नई दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इस पर अब भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कहा है कि जिन लोगों को पार्टी से बाहर किया गया है वे अब भाजपा का चेहरा नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है कि भाजपा में नियम और अनुशासन बहुत जरूरी है। जो नेता इन नियमों का पालन नहीं करते उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। महेंद्र भट्ट ने आगे भी कहा कि अगर ऐसे लोग अब किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो इसमें भाजपा कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने कांग्रेस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को सोचना चाहिए आखिर इन नेताओं को भाजपा से क्यों निकाला गया है। राज्य की राजनीति में इस बदलाव को लेकर आने वाले दिनों में और भी हलचल देखने को मिल सकती है। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि इन नेताओं के पार्टी बदलने का असर आने वाले चुनाव में कितना पड़ेगा। तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं और जिस तरीके से वो नई दिल्ली आ रहे हैं भाजपा को छोड़कर, एक तरफ भाजपा का कहना है कि अनुशासन और संगठनात्मक सोच विचार ही पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से पार्टी अपने चुनावी मोड में है और
आने वाले वक्त में देखना होगा कि इस दल बदल की राजनीति का असर चुनावी राज्यों में कितना पड़ता है और किस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति में इसका फायदा और जनता के बीच किस तरीके से जनप्रतिनिधियों के लिए नुकसान का खामियाजा झेलना पड़ सकता है। कई बड़े नेता जिस तरीके से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और भाजपा का दामन छोड़ते हुए वो नजर आ रहे हैं। एक तरफ पार्टी प्रवक्ता महेंद्र भट्ट ने कहा है कि ऐसे लोग अब किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो भाजपा कुछ नहीं कर सकती और कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, एक सवाल उठाते हुए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसकी सरकार, भाजपा की सरकार उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के नेता ही कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अभियान तो ज्वाइनिंग का चल रहा है और ऐसे अनेकों लोग हैं जो आज भी हमारे संपर्क में हैं। बहुत जल्दी ऐसे लोग भी आपके सम्मुख होंगे। अनेकों दलों के बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी में आना चाहते हैं, उनके लिए हम बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आपके खबर हरिद्वार से है, जहां एक तरफ आम लोगों को गैस सिलेंडर लेने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ गैस एजेंसी पर गड़बड़ी के आरोप भी लगते दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कई लोग सुबह से लाइन में लगते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन फिर भी खाली हाथ उनको लौटना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि पुष्पक गैस एजेंसी के कुछ कर्मचारी सिलेंडर को गलत तरीके से बेच रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिनको सच में जरूरत है उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जबकि कुछ लोग ज्यादा पैसे देकर आसानी से सिलेंडर ले जा रहे हैं। इससे आम जनता में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मामले में जांच करने और सख्त कदम उठाने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और लोगों को किस तरीके से राहत मिल पाती है। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं कि 10-12 सिलेंडर अगर घर पे रखे, उसके खुद के घर पे रखे गए थे तो डेफिनेटली इसमें सोपोज नोटिस डाल दिया जाएगा पुष्पक एजेंसी को। उनसे पूछा जाएगा कि अगर वो डिलीवरी कर रहे थे तो क्या वो मानकों के अनुरूप था, और अगर मानकों के अनुरूप था डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। सर उसके लिए भी पहले किसी भी कार्रवाई करने से पहले, जो आप नोटिस की बात कर रहे हैं, तो किसी भी एजेंसी पे अगर हम कार्रवाई करेंगे तो पहले तो उनका पक्ष जाना जाएगा, सोपोज नोटिस दिया जाएगा। उसी के बाद अगर हमें लगेगा कि मतलब नोटिस का जो संतुष्ट नहीं है या कार्रवाई ऐसी, तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा हमारी सभी टीमें, मतलब एजेंसी, मतलब हमारे जो टीम पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं। हमने 3-4 दिन पहले भी एक सत्या इंडियन गैस एजेंसी के 2 जो सिलेंडर कम पाए गए थे उसमें मुकदमा दर्ज भी कराया गया है, उसको भी सोपोज दिया गया है। तो जो भी एजेंसी इसमें संलिप्त होगी डेफिनेटली पहले सोपोज दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा, फिर कार्रवाई की जाएगी। और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में हमारी टीम में, हैदराबाद की टीम में, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी हम शाम तक आपको अपडेट कर देंगे। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की खाली पड़ी 5 सीटों को भर दिया है। इसके साथ ही अब धामी कैबिनेट पूरी तरह 12 सदस्यों की हो गई है। इस फैसले के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि नए मंत्रियों को विभाग समझने में कई महीने लग सकते हैं, ऐसे में इस विस्तार का कोई खास फायदा नहीं मिल पाएगा। वहीं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बयान पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा है कि हरक सिंह रावत को अपनी सलाह अपने तक रखनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि समय कम जरूर है लेकिन भाजपा सरकार काम को प्राथमिकता देती है और प्रदेश के हित में फैसले लेती है। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार के काम के आधार पर ही जनता का समर्थन मिलेगा। तो जिस तरीके से उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और एक तरफ नहीं है, समय की बात मैं अगर करता हूं तो उनका अपना रवैया है, अपना उनका तजर्बा है और बहुत ही वरिष्ठ भी है, सीनियर नेता है। किंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि हालांकि उनके कामकाज में उनकी कैसी रीति रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों पे तवज्जो देती है, अपने कार्यों को तवज्जो देती है और अल्प समय की बात जो कर रहे हैं वो तर्कसंगत नहीं है। मैं विशेषकर कहना चाहूंगा कि अपनी सलाह अपने तक सीमित रखें। हम प्रदेश के हित में काम करेंगे और पुनः जीत करके आएंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।
अब अगली खबर कुंभ मेला 2027 को लेकर है, जहां तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू कर दी गई हैं। इस बार देव डोलियों की भव्य शोभा यात्रा और गंगा स्नान खास आकर्षण का केंद्र बनेगा। राज्य सरकार के निर्देश पर मेला प्रशासन ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। मेला नियंत्रण भवन मेलाधिकारी सोनिका सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनप्रतिनिधि और संस्कृति रूप से जुड़कर कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक में शोभा यात्रा और स्नान कार्यक्रम पूरी योजना पर चर्चा की गई। मेलाधिकारी सोनिका ने कहा है कि इस योजना से उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा देश दुनिया तक पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम भव्य होगा और श्रद्धालु की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान भी रखा जाएगा। विधायक दिलीप रावत ने कहा है कि सरकार इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, सभी काम समय पर पूरे किए जाएंगे। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर ये समीक्षा बैठक की गई है कि किस तरीके से कुंभ मेला की तैयारियां की जाएं, और क्योंकि स्नान ध्यान का बहुत महत्व होता है, सांस्कृतिक विचार और गंगा स्नान कार्यक्रम को भव्य बैठक आयोजित की गई है। मेला के लिए भव्य अहम बैठक आयोजित की गई है। और परंपरा से दुनिया को दिखाने की एक तैयारी है। जिस तरीके से हमने देखा कि महाकुंभ हुआ, महाकुंभ के बाद ये कुंभ मेला 2027 की तैयारियां हैं। जी हां, और ये हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। देखिए, देवडोली पहले से भी हमारी 2-3 कुंभों में आ चुकी हैं और हमारे जितने देवी देवता हैं उनको स्नान कराने का पहले से भी हमारी परंपरा रही है। लेकिन अब सामूहिक रूप से परंपरा हमने पहली बार हमारे स्वर्गीय मोहन सिंह गांववासी जी के कल्पनाओं में हमने ये साकार किया था। तो इसलिए अभी सरकार ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि सरकार बहुत गंभीरता से हमारे इसको भी इस देवडोली कार्यक्रम को ले रही है और उसके लिए वो सारा उन्होंने आश्वासन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम सारा का सारा जो है आपकी सहयोग करेंगे और दिव्य और भव्य इस आयोजन को करेंगे। गढ़वाल कुमाऊं से दोनों जगह से आनी है, लगभग कितनी संख्या की अगर हम लोग बात करें तो? देखिए, संख्या तो कम से कम हमारी ये समझ लो कि 500-700 से करीब हमारी जो है डोलियां आएंगी और उसमें कम से कम हर डोली के साथ 10 उन डोलियों के साथ कम से कम 20 से लेकर 200-500 आदमी तक हमारे आएंगे और कुछ लोग केवल देवडोली देखने के लिए आएंगे, पूरे विश्व इस देवडोली कार्यक्रम को देखेगा। तो ऐसा भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने वाला है। थैंक यू। तो आज हमारी बैठक हुई थी और इसमें यही डिस्कशन हुआ कि किस तारीख को, पहले तो तारीख फिक्स होनी है, किस तरीके से कहाँ से आएंगे, कहाँ पड़ाव लगेंगे, किस तरह की व्यवस्था होनी है, कहाँ पे भूमि चयन होना है, इन सब पे काफी विस्तृत बातचीत हुई है। और क्योंकि अभी हमारे पास समय भी है और कुछ ऐसे सुझाव थे जिनको हमें टेकअप करना है और कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जिनके बारे में ये विस्तृत चर्चा करके दोबारा एक बार बैठक की जाएगी। देवडोलियां यहाँ आने से कितना भव्य रहेगा? जैसे अभी बात हुई कि काफी दिव्य और भव्य तरीके से पूरे प्रदेश से देवडोलियां यहाँ पे आएंगी और काफी भव्य तरीके से यहाँ पे इनका आयोजन किया जाएगा। अभी स्नान की डेट को लेकर अभी हाँ, तो डेट का जैसे अभी डिस्कशन हुआ है, तो जैसे ही सही डेट मिलती है उसी को हम फिर फाइनलाइज करेंगे। ये जैसे मैंने कहा, प्रदेश से सभी हर कोने से यहाँ पे देवडोलियां आएंगी और कुमाऊं हो गया, गढ़वाल हो गया, दोनों तरफ से सभी देवडोलियां यहाँ से आएंगी और यहाँ पे बहुत ही भव्य दिव्य आयोजन। अब अगली खबर, विकासनगर क्षेत्र के हरवटपुर पुलिस ने 2 पहिया वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ चालान काटे गए हैं। पुलिस ने खास तौर पर उन लोगों पर कार्रवाई की जो नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर रहे थे और साइलेंसर को मॉडिफाइड कर पटाखे जैसी आवाज निकाल रहे थे। कई वाहन चालकों की नंबर प्लेट पर काले स्टिकर भी लगाए हुए पाए गए, जिन पर सख्त कार्रवाई की गई। इसके साथ ही पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के कागज और बिना हेलमेट के चालान करने की भी जांच की। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मौके पर ही चालान किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार प्रदेश में जारी रहेगी। नियमों का चालान न करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। तो जिस तरीके से विकासनगर में 2 पहिया वाहनों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है और जिस तरीके से लोग पटाखे और हरवटपुर में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर यह कार्रवाई की है और नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ चालान काटे जाएंगे। पुलिस ने खास तौर पर उन लोगों पर कार्रवाई की है जो नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर रहे थे या साइलेंसर को मॉडिफाई कर पटाखे जैसी आवाज निकाल रहे थे। कई वाहन चालकों के नंबर प्लेट पर काले स्टिकर लगाए हुए थे, जिन पर सख्त कार्रवाई सामने आई है। इसके साथ ही पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के कागज और बिना हेलमेट के साथ ये कार्रवाई की है कि नियम
मानने ही पड़ेंगे। और हरबटपुर पुलिस ने ये बड़ा अभियान चलाया है जिसमें उन्होंने चालान किए हैं और लोग किस तरीके से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत ये कार्रवाई की गई है। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वाले लोगों के लिए ये चालान किए गए हैं और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लोगों को भी ये समझना होगा, सोचना होगा कि नियम मानने ही पड़ेंगे। इसके साथ ही पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के कागज और बिना हेलमेट के चलने वालों की जांच की। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मौके पर ही चालान किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि आगे भी इस तरीके की कार्रवाई प्रदेश में लगातार जारी रहेगी और नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। हरबटपुर पुलिस ने ये सामने कार्रवाई की है और जिस तरीके से तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से चालान किए गए हैं और ये नियमों का उल्लंघन करने वाले चालान के खिलाफ चालान किए गए हैं। और पुलिस ने खास तौर पर उन लोगों पर कार्रवाई की जो बिना नंबर प्लेट के चल रहे थे। बड़ी खबर, नैनीताल के डीएस ग्राउंड के अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। इसमें 12 स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया। मैदान में बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है और उनके माता पिता भी जोरदार समर्थन करने पहुंचे हैं। फाइनल मुकाबला भारतीय शहीद विद्यालय और बी विहान के बीच खेला जाएगा। बी विहान के 2 रन की जीत से ट्रॉफी अपने नाम की। मुख्य अतिथि रोमित शाह ने विजेता टीम को 5,000 और उपविजेता टीम को 3,000 रुपए प्रदान किए। डीएसए महासचिव मनोज जोशी ने भी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सराहनीय प्रयास की तारीफ की है। जिस तरीके से नैनीताल के डीएस ग्राउंड में अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है जिसमें 12 स्कूलों की टीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैदान में बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है और देखिए किस तरीके से तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि क्रिकेट टूर्नामेंट की झलक यहां पर दिखाई जा रही है और किस तरीके से बच्चों का उत्साह देखते ही मिल रहा है। और विजेता टीम के लिए है 5,000 रुपए की धनराशि प्रदान की गई और उप विजेता टीम के लिए वहां पर 3,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। डीएसए महासचिव मनोज जोशी ने भी बच्चों का हौसला बढ़ाया और सराहनीय कदम की सराहना की है। और जिस तरीके से मैदान में बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है और उनके माता पिता भी जोरदार उत्साह वर्धन करने के लिए ग्राउंड में पहुंचे हैं। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डीएसए ग्राउंड वालों का जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। उसके साथ ही आज सेंट जोसेफ विहान और सैनिक स्कूल वालों का फाइनल चल रहा है तो बच्चों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। ये बच्चे हमारे भविष्य की नींव है। ये लोगों की बदौलत ही हमारे स्पोर्ट्स को भी आगे ले जाने में हमारे नैनीताल का नाम काफी मुझको लगता है इसमें बहुत आगे निकलेगा क्योंकि यहाँ पर इस बीच डीएसए ग्राउंड में बहुत सारे टूर्नामेंट होते रहते हैं। समय समय पर हम भी उनसे प्रतिभाग लेते थे, हम देखते थे यहाँ पर। लेकिन इस जोश के साथ यहाँ बच्चों के साथ जो ये गेम चल रहा है क्रिकेट का तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और तो हम आशा करते हैं कि आगे ये भविष्य में देश का और हमारे नैनीताल का नाम तो आज ही बच्चे किस तरीके से यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए यह तो एक वो विषय है जिसमें डीएसए वाले हमारे मनोज जोशी जी इसमें इस बार नवनियुक्त हुए हैं तो उनके मार्गदर्शन में मुझे लगता है कि हमारे स्पोर्ट्स केवल क्रिकेट ही नहीं और भी अन्य स्पोर्ट्स जो यहाँ पे डीएसए ग्राउंड में खेले जाते हैं उनमें उनके द्वारा काफी मेहनत की जाती है। मनोज जोशी जी हमारे बहुत एक कर्मठ व्यक्ति हैं तो मुझे उम्मीद है कि आगे भविष्य में यहाँ पे क्रिकेट के साथ साथ और गेमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर ऋषिकेश से है जहां क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ देहरादून पुलिस कप्तान ने कड़ा रुख अपनाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आईडीपीएल चौकी के सभी स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बीती रात गोपनीय सूचना के आधार पर ऋषिकेश के होटल नवरंग में जुए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस टीम ने छापेमारी कर मामले की जांच की है लेकिन चौकी द्वारा नियमित चेकिंग में लापरवाही बरती गई है। इस शिथिलता के चलते चौकी प्रभारी समेत 12 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हां, यहां पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिस तरीके से शिथिलता बरतने के चलते में चौकी प्रभारी समेत 12 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ऋषिकेश के होटल नवरंग में बड़ी छापेमारी सामने आई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आईडीपीएल चौकी के सभी स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
बीती रात गोपनीय सूचना के आधार पर ऋषिकेश के होटल नवरंग में जुए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और जिसके चलते पुलिस टीम ने छापेमारी कर मामले की कार्रवाई तेज कर दी, लेकिन चौकी द्वारा नियमित चेकिंग में लापरवाही बरती गई है। इस शिथिलता के चलते चौकी प्रभारी समेत 12 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ऋषिकेश के होटल नवरंग में बड़ी छापेमारी की खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से 12 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और अवैध गतिविधियों के खिलाफ यह बड़ा एक्शन लिया गया है। देहरादून पुलिस कप्तान ने कड़ा रुख अपनाते हुए, देहरादून एसपी ने अपना कड़ा रुख दिखाते हुए चौकी प्रभारी समेत 12 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। कल देर रात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ऋषिकेश क्षेत्र में हरिद्वार रोड में होटल नवरंग में अवैध कैसीनो संचालन की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश द्वारा तत्काल एक टीम बनाकर प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें 40 से अधिक लोगों को अवैध कैसीनो संचालन में अरेस्ट किया गया है। उनके खिलाफ आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ ही चौकी प्रभारी आईडीपीएल और उनके पूरे स्टाफ को संवेदनशीलता न बरतने और उस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के संचालन में उनकी जो सूचनाओं का प्रॉपर कार्रवाई न करने पर पूरी चौकी को प्रभावी रूप से अभी सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट की जाएगी। जनपद देहरादून में किसी भी प्रकार की कोई भी अवैध गतिविधि अगर ऐसे प्रकाश में आती है उस पर सख्त वैधानिक कार्रवाई के साथ साथ जो भी हमारी विभागीय कार्रवाई है वो भी प्रभावी रूप से लागू। खबर खटीमा से है, जहां पत्रकारों के बीच रोष फैल गया है। वरिष्ठ पत्रकार दीपक फुलेरा के खिलाफ खटीमा में मुकदमा दर्ज होने के बाद सितारगंज के पत्रकारों में उबाल देखा जा रहा है। दरअसल पूर्व पत्रकार दीपक फुलेरा ने बनबसा में गैस की किल्लत को लेकर खबर प्रकाशित की थी, लेकिन गैस उपभोक्ता की लंबी लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। खबर प्रकाशित होने के बाद चकरपुर के भाजपा मंडल महामंत्री ने पत्रकार दीपक फुलेरा के खिलाफ सरकार की छवि धूमिल करने के आरोप लगाकर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया। इधर पत्रकार ने एकजुट होकर दीपक फुलेरा के खिलाफ हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग तेज कर दी है और धरना प्रदर्शन किया है। आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो जिस तरीके से कोतवाली सितारगंज का ये मामला सामने आया है और पत्रकार दीपक फुलेरा की ने बताया जा रहा है कि जिस तरीके से दीपक फुलेरा ने वर्तमान सरकार की छवि धूमिल करने के आरोप के चलते कोतवाली में प्रार्थना पत्र दायर कर दिया गया है। भाजपा मंडल महामंत्री ने पत्रकार दीपक फुलेरा के खिलाफ सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र दिया है। ऊपर भी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले जांच का विषय है। आज हमारे द्वारा दीपक फुलेरा जो है खटीमा के रहने वाले हैं, ईटीवी के पत्रकार हैं और उन्होंने एक खबर चलाई थी कि गैस की किल्लत चल रही है। गैस की किल्लत को देखते हुए उन्होंने जो खबर चलाई उसी को लेकर के कोई भाजपा के वास्ते मंडल अध्यक्ष या नेता है कोई, उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और उनके ऊपर मुकदमा लग गया, जो कि गलत है। अगर पत्रकारिता कोई पत्रकार सत्यता नहीं दिखाएंगे या समाज से जुड़ी खबरों को नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। अगर पत्रकार कोई भी सामाजिक खबर लगाता है और उसके ऊपर इस तरीके से मुकदमा लग जाएगा तो कौन पत्रकार खुल के पत्रकारिता कर पाएगा। आज इसी को लेकर के हमारे द्वारा एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया है और थाना सितारगंज में भी एक ज्ञापन दिया गया है, जो कि हम समस्त सितारगंज के पत्रकार दीपक फुलेरा जी के साथ खड़े हुए, हर तरीके से खड़े हुए, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है तो हम सब पत्रकार उनके साथ हैं। लिहाजा उनका जो मुकदमा उनके ऊपर जो लगा है उसको जल्द से जल्द वापस किया जाए। धन्यवाद। इन्होंने अभी 2 दिन पूर्व वनबसा से गैस की किल्लत को लेकर एक समाचार प्रकाशित किया था, जो उनकी दीपक फुलेरा आईडी पे भी अभी पड़ा है। तो वहाँ लंबी कतारें दिख रही हैं। उन्होंने एक समाचार जो है बनाया था, उसको लेके वहाँ के भाजपा मंडल महामंत्री हैं बनबसा के मंडल के, उन्होंने मुकदमा खटीमा में उनके खिलाफ दर्ज कराया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि आप सरकार के खिलाफ गलत जो है प्रचार कर रहे हैं। उसको लेके पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और सितारगंज में सभी पत्रकारों ने एक मत होके एसडीएम और पुलिस में
राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन दिया है कि इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच हो। अगर इस तरीके से पत्रकारों के ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे तो पत्रकार जनता की आवाज़ कैसे बनेगा। सभी पत्रकारों ने एक मंच पे आके ये मांग की है कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जो मुकदमा लिखा गया है उस मुकदमे को जो है ख़त्म किया जाए, समाप्त किया जाए। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी के निर्देश पर दून पुलिस ने ऋषिकेश क्षेत्र में छापेमारी कर जुआ पार्टी का भाड़ाफोड़ किया है। हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में चल रही इस जुआ पार्टी पर पुलिस ने अचानक कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान मौके से 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जी हां, 40 लोगों को इस कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया है कि जिस तरीके से गड्डियां और शराब की बोतलें बरामद की गई हैं, कार्रवाई के बाद भी होटल को सील कर दिया गया, जबकि होटल मालिक फरार बताया जा रहा है। इस मामले में लापरवाही सामने आने पर सख्त कदम उठाए गए हैं। एसएसपी ने चौकी प्रभारी समेत 12 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरीके की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जिस तरीके से तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एसएसपी ने चौकी प्रभारी समेत 12 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और इस मामले में लापरवाही सामने आने के बाद ही कार्रवाई के बाद होटल को सील कर दिया गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया।